जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए शुरुआत करेंगे हम और जानेंगे आज एक मौनी फूल ये कविता संग्रह का ये दूसरा कविता है। और इसके पूर्व में हम लोगों ने क्या है कि आंखी गीत कविता संग्रह के बारे में हम लोगों ने पूरा देख लिया है। अब जो आगे बात करेंगे वो आंखी गीत के बाद दूसरी कविता हम लोगों का है वो है एक मौनी फूल। ये कविता के बारे में आज हम लोग जो वो डिटेल में पूरा समझने वाले हैं और यहाँ से महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को हम लोग जो वो यहाँ से 60 प्रश्न माफ़ कीजिएगा, 50 नहीं 60 प्रश्न यहाँ से हम लोग जो वो कवर करेंगे। हालांकि ये कह सकते हैं कि आपका फाइनल वीडियो नहीं है, फाइनल वीडियो जब आपका अपलोड होगा तो उसमें से सारे प्रश्नों को हम लोग जो वो कंप्लीट पूरे कविता संग्रह को पूरा हम लोग खंगाल करके जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सारे प्रश्न आपको एक बार अंत में फिर से एक नया आपको पूरा सेशन दिया जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, आज के पहले प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि एक मौनी फूल कविता संग्रह से संबंधित सही कथन के छांटा। एकर लेखक, तो लेखक नहीं बोल सकते, कवि बोल सकते हैं ना। एकर कवि, क्योंकि कविता संग्रह है तो इसके लेखक जो होते हैं वो कवि कहलाते हैं। संतोष कुमार महतो लागत, तो ये बिल्कुल सही है। एकर प्रकाशन 1986, 1988 और 2003 में भेल रहे, ये भी सही है। एक मौनी फूल किताबें 31 गो कविता शामिल है, तो ये सभी जो वो आपका सही हो जाएगा। बता दें कि एक मौनी फूल ये कविता संग्रह है जिसको संतोष कुमार महतो जी के द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन 1986, 1988 और 2003 में 3 बार इसका प्रकाशन हुआ। रामधन प्रकाशन के द्वारा इस कविता संग्रह का प्रकाशन किया गया। बता दें कि एक बात विचार लिखवैया जो है इसके वो हैं डॉक्टर ए.के. झा। इसमें कुल कविताओं की संख्या की बात करें तो 31 कविता इसमें से शामिल है। इसकी पहली कविता है प्रार्थना और इसकी अंतिम कविता जो है वो विदाई है। चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत करने के पूर्व में थोड़ा सा हम संतोष कुमार महतो जी के बारे में आपको हम बता दें कि संतोष कुमार महतो जी का जन्म 2 सितंबर 1930 ईस्वी को गांगजोरी बोकारो में इनका जन्म हुआ है। इनकी माता का नाम छुटपनी देवी और पिता का नाम तालो महतो है। शिक्षा की बता दें तो इन्होंने एमए जो वो ज्योग्राफी से किया था, है ना। ये भले खोटा विषय के साहित्यकार हैं लेकिन इन्होंने एमए जो है वो ज्योग्राफी से किया हुआ था। तो ये आपको याद रखने की, ज्योग्राफी से इन्होंने जो वो क्या किया था, एमए किया हुआ था। क्लियर हो गया। साथ ही साथ आपको याद रखना है इनका निधन जो है वो कब हो गया, तो 24 नवंबर 2013 ईस्वी को संतोष कुमार महतो जी का निधन भी हो गया। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। एक मौनी फूल, एक पथिया डोंगल महुआ के ये संकलनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले प्रश्न पे। एकर में कौन कविता एक मौनी फूल के नख है। तो बता दें कि प्रार्थना, हरि हरि मिलन और धदायल मूसा, ये तीनों कविता जो वो एक मौनी फूल से लिया गया है। जबकि चनफन मानुस बता दें कि यह खोटा काठे पैदे खंडी जो कि ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया एक कविता संग्रह है। तो ए.के. झा के द्वारा ही लिखा गया यह कविता है ना। चनफन मानुस बता दें कि खोटा काठे पैदे खंडी के ये पहली कविता है, जबकि प्रार्थना जो वो एक मौनी फूल की पहली कविता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। एक मौनी फूल किताबें कविता नाय ला गए, इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनी फूल किताब से नहीं लिया गया है। चंद्रपुरा दर्शन, बैंगन पोड़ा और हम तोहर से ना कुछ मांगबो, ये तीनों कविता जो है वो एक मौनी फूल से लिया गया है। जबकि स्वागत कविता जो है ये खोटा काठे पैदे खंडी की ये दूसरी कविता है। क्लियर हो गया, जो कि ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किताबें कविता नाय ला गए, इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनी फूल किताब की नहीं है। ईटा हकै कहाँ न्याय, नीत गजगज काहे करे मोके और गाधा के बाप कहे हतो, ये तीनों कविता जो वो एक मौनी फूल की है। जबकि लौतन जुगत भाभथ ये कविता जो वो खोटा काठे पैदे खंडी ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया एक कविता है। क्लियर हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित नहीं है। एक मौनी फूल किताबें कविता नाय ला गए, तो बता दें कि पहली कविता ही इसका जो वो एक मौनी फूल की नहीं है। डहरेक डोवानी अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका अर्थ होता है जीवन का रोना, जो कि खोटा काठे पैदे खंडी से संबंधित यह कविता है जिसको ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है। जबकि चामचा, पढ़वैया छुआ सबके और हामनिक परिपाटी, ये सभी कविताएं जो वो एक मौनी फूल किताब से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। एक मौनी फूल किताबें कविता नाय ला गए, इनमें से कौन सी कविता है जो वो एक मौनी फूल से संबंधित नहीं है। तो बता दें कि मानुस ना मेड़ जो है, मानुस ना मेड़ की अगर बात किया जाए तो यह कविता
खोठा काठे पैदे खंडी से लिया गया है ना, जो कि A.K. झा जी के द्वारा लिखा गया है ना, A.K. झा जी के द्वारा लिखा गया यह कविता संग्रह है। जबकि दालाल, दुनिया पलट लो, पूर्णाचार और टीवी प्रचार, ये तीनों कविता जो है वो एक मौनी फूल से लिया गया कविता से है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी। एक मौनी फूल किताबें कविता नाय ला गए, इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित नहीं है? तो एखन 3 हाड़ी पानी एगो हाड़ी नाय भरे, जे रक्षक से भक्षक और मर्दानी, ये सभी कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित है। जबकि राधा ले यह खोठा काठे पैदे खंडी से संबंधित कविता है। एक मौनी फूल किताबें कविता नाय ला गए, इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित नहीं है? तो हामे जे लागो घर भतुआ, एक मिनट देख लीजिए, हाँ इसका तो सही आंसर हमने बता दिया। चलिए, एक मौनी फूल किताबें कविता नाय ला गए, तो हामे जे लागो घर भतुआ, सरस्वती मायक घर और पपीता खेती, ये सभी कविता जो वो किससे लिया गया है? तो ये सभी एक मौनी फूल से लिया गया है। जबकि साध कविता जो है ये खोठा काठे पैदे खंडी से लिया गया, जो कि A.K. झा के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। एक मौनी फूल किताबें कविता नाय ला गए, इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित नहीं है? तो देखिए, ऐसा प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। हमने एक मोन झार संग नाता, चासक छुआ भेला बबुआन और बड़ी मायर, ये तीनों कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित है। जबकि कविता कांदना है ना, कविता कांदना यह A.K. झा के द्वारा लिखा गया, A.K. झा के द्वारा लिखा गया कविता है ना, जो कि खोठा काठे पैदे खंडी में शामिल है। एक मौनी फूल किताबें कविता इनमें से कौन सी नहीं है? तो ऐसो हते बड़ो नुनू मैट्रिक पास, ये भी बिल्कुल सही है। तेल मालिश, तो ये भी है। और मुदा दागटा रही जाए, ये तीनों कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित है। जबकि मीरा चाही गोला नाय, यह जो वो कविता एक खोठा काठे पैदे खंडी से लिया गया है, ना कि एक मौनी फूल से। इसलिए इसका जो गलत ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इसका जो वो गलत है। बता दें कि मुदा दागटा रही जाए, मुदा दागटा रही जाए, यहाँ पे एक कविता जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कविता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। और साथ ही साथ एक आपने और कविता पढ़ा होगा, मिलेट्स मर्सी, और अगर नहीं पढ़ा है तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद में इस कविता को हम लोग जो वो पढ़ने वाले हैं। तो मिलेट्स मर्सी के बारे में बता दें कि यह जब 1966-67 के समय में अकाल आया था, तो उससे संबंधित यह कविता जो वो लिखा गया है। तो ये दोनों कविता आपके दिमाग में हमेशा याद होने चाहिए। मुदा दागटा रही जाए यह एक मौनी फूल से संबंधित है। जबकि मिलेट्स मर्सी यह इंग्लिश में लिखा गया एक पहले कविता था, उसका ट्रांसलेट किया गया था मिलेट्स मर्सी, जो कि A.K. झा के द्वारा। क्लियर हो गया? तो ये दोनों याद रखने हैं। अगला सवाल है कि एक मौनी फूल किताबें कविता नाय ला गए, इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित नहीं है? तो धान चोरी, ई बच्छर हते ददक शादी और विपद भेला भारी, ये तीनों कविता तो आपका जो है वो एक मौनी फूल से लिया गया है। जबकि आज़ादी कविता जो है यह कविता खोठा काठे पैदे खंडी से लिया गया है। अगला सवाल है कि एकर में कौन कविता एक मौनी फूल के ला गए, इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित है? तो मिलेट्स मर्सी, सप्टल साड़ा और मोरेक लूर, ये तीनों कविता की बात किया जाए तो ये तीनों कविता A.K. झा के द्वारा लिखा गया है और खोठा काठे पैदे खंडी में संबंधित है, उसी से संबंधित है। जबकि विदाई कविता की बात किया जाए तो यह एक मौनी फूल की अंतिम कविता है। तो याद रखेंगे, अगर आपको याद रखना हो कि कैसे इसको याद रखेंगे, तो एक मौनी फूल की पहली कविता है वो क्या है? प्रार्थना है। तो देखिए, कहीं भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पहले प्रार्थना करते हैं ना, पहले प्रार्थना करते हैं। उसके बाद जब अंत हो जाता है तो हमें क्या मिलता है? तो विदाई हमको मिलता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, एक मौनी फूल में पहली कविता जो वो प्रार्थना है और अंतिम कविता विदाई है, जो कि लिखा गया है संतोष कुमार महतो के द्वारा। ये 31 कविता इसमें से संबंधित हमने देख लिया। अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चंद्रपुरा दर्शन ककर कविता ला गए, तो यह कविता जो वो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया कविता है। धाधायल मूसा कविता कौन किताबें आयल है? तो धाधायल मूसा की अगर बात किया जाए तो यह एक मौनी फूल से संबंधित कविता लिखा गया है। दामोदरी कोराय की बात करें तो यह शिवनाथ परमाणिक जी के द्वारा लिखा गया कविता संग्रह है। क्लियर हो गया? जबकि एक टोकी फूल यह कई सारी कविताओं का संकलन इसमें किया गया है ना। एक पथिया डोंगल महुआ, इसमें भी कई सारी कविताओं का ये संकलन है। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है कि धधायल मूसा कौन चीज़ काट देले? तो धधायल मूसा जो है वो किस चीज़ को काट देता है? तो लौवक टूसा काट देता है ना, लौवक टूसा। टूसा किसको बोलते हैं? तो आगे का जो लत होता है, लत का आगे का
कोमल पार्ट कोमल भाग होता है ना। तो वही आगे का, मान लेते हैं ये वृक्ष है, तो ये वृक्ष में जो सबसे आगे का भाग होता है तो इसी को टूसा बोलते हैं ना, या लत के रूप में हम बोल सकते हैं, है ना, लत वगैरह मान सकते हैं। तो लत का जो अगला भाग होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, टूसा बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। धधायल मूसा ककर प्रतीक है गए, तो यहाँ पे धधायल मूसा जो वो बाहरी लोगों के लिए चरपट आदमी के यहाँ पे बारे में बात किया गया है। क्लियर हो गया। यहाँ पे मूसा शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन यह दरअसल बताना किसी और इंगित किसी और चीज़ को करना चाह रहे हैं, है ना। तो इसका सही आंसर आपको याद रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1967 कर भीषण अकाल ऊपर कौन कविता एक मणिफूल किताबें आयल है। तो बता दें कि 1967 के भीषण अकाल के ऊपर में जो लिखा गया कविता है वो है मुदा डॉक्टर रही जाए, और इसको लिखा है संतोष कुमार महतो ने। जबकि मिलेट्स मर्सी जो हमने बताया उसको ए.के. झा के द्वारा लिखा गया है ना। मिलेट्स मर्सी जो हमने बताया ये ए.के. झा जी के द्वारा लिखा गया है। क्लियर हो गया। दोनों चीज़ें याद रखना है, और दोनों इसी पर कहानी पर आधारित है। एक मौनी फूल संग्रह के नाम कर सही माने की हते, यानी एक मौनी फूल का अगर अर्थ निकालना हो तो क्या होगा। तो एक मौनी फूल, अब देखिए मौनी यहाँ पे जो बात किया गया है वो क्या बोला है कि मौनी जो वो कविता रूपी फूल और किताब रूपी मौनी। अगर ये मौनी जो वो किताब है तो इसमें से जो भी फूल आ रहा है वो क्या है, उसकी कविता है। तो कविता यहाँ पे फूल के रूप में है, जबकि मौनी के रूप में किताब है। जैसे एक किताब में कई सारी कविताएं होती है, ठीक उसी प्रकार से एक मौनी में कई सारे फूल उपस्थित होता है। तो उसी प्रकार से इसका नाम जो वो तय किया गया है, एक मौनी फूल। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मौनी फूल संग्रह कविता नाय लागा, इनमें से कौन सी कविता जो वो एक मौनी फूल से संबंधित नहीं है। तो हर हरी मिलन, धधायल मूसा और बैंगन पोड़ा, ये तीनों कविता तो इससे संबंधित है। आपको कमेंट करके बताना है कि चासा कविता किससे संबंधित है। चासा कविता जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, चासा जो रचना है यह रचना किसके द्वारा लिखा गया है ना। यह रचना आपको बताना है कि चासा रचना जो है वो किस, इसके रचनाकार कौन है, यह आपको कमेंट करके बता देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। चमचा कविता कौन संग्रह में आयल है। तो चमचा कविता बता दें कि यह एक मौनी फूल कविता संग्रह में आया हुआ है कविता। अगला सवाल है कि चमचा कविता कवि के लागत। तो चमचा कविता को संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया है और एक मौनी फूल से संबंधित है। ई कविता हर केकरा कहल गेल है। तो हर हरि मिलन, यहाँ पे दो शब्द का प्रयोग किया गया है, एक तो है हर और दूसरा है हरि। तो देखिए दोनों का अर्थ अलग होता है। हर का अर्थ होता है शिव और हरि का अर्थ होता है विष्णु। तो बता दें कि ये दोनों के मिलन के बारे में यहाँ पे बात किया गया, हर हरि मिलन, यानी शिव और विष्णु के मिलन की बात यहाँ पे की गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे हर जो है वो यहाँ पे शिव को बोला गया है ना, और हरि किसे बोला गया, तो हरि जो वो विष्णु को बोला गया है। तो इस तरह से दोनों का आंसर जो है वो आपको ध्यान रखने, यहाँ से सवाल जो वो पूछा जा सकता है। शिव और विष्णु सवारी क्रम रूपे बतावा। तो शिव का सवारी क्या है, तो सांड है, जबकि विष्णु जी का सवारी क्या है, तो गरुड़ है ना। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर हरि मिलन कविता कहकर लिखल लागे। तो संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया यह कविता है। देखिए अभी हो सकता है कि आपको यह सवाल आसान लग रहा होगा, क्योंकि अभी हम लोग केवल एक मौनी फूल पढ़ रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को नहीं पता है कि अभी यहाँ पे दूसरा हम कोई लेंगे, इसीलिए अभी आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा ये सारे प्रश्न, है ना। ये सारे प्रश्न आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन जैसे आप मिक्स्ड प्रश्नों में से जब बीच में से कोई प्रश्न आपको इस तरह से मिल जाएगा तो उस समय आपको कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ेगा, है ना। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाएंगे कि पता नहीं ये कौन सा संग्रह से लिया गया है, खोटा काठे पैदे खंडी का है, या आँखी गीत का है, या तो फिर एक मौनी फूल का है। ठीक है, कहा कि आपका दामोदरी कुराय में तो होगा नहीं, उसमें तो 6 सर्ग आपको पढ़ना है, केवल 6 खंड पढ़ना है ना। मेला, सरंची, कमल, अमर चाटान, हाड़पा, ये सब पढ़ना था, तो उसमें तो कविता तो है नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र कौन ठाम में स्थापित भेल है। तो बता दें कि रंगामाटी एक गांव है, वहीं पे स्थापित हुआ है चंद्रपुरा ताप विद्युत केंद्र। तो इसका आंसर आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। CTPS कौन ककर प्रतीक लगाए। CTPS जो वो यहाँ पे किसका प्रतीक बताया गया है। तो बता दें कि इस कविता के बारे में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में अगर बताना चाहें, ठीक है, इसके बारे में अगर हम आपको कुछ बताना चाहें, तो सबसे पहले आपको जो याद रखना है इम्पोर्टेंट, कि CTPS का फुल फॉर्म क्या होता है।
तो इसका फुल फॉर्म होता है चंद्रपुरा। अगर इसका पूरा फुल फॉर्म अगर आपको लिखना हो तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन। चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन जो वो इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये इसका पूर्ण रूप भी आपको पूछा जा सकता है, तो पूर्ण रूप इसका जरूर आप याद रखेंगे। क्लियर हो गया। बाकी की चीज़ें यहाँ पे और भी सवाल बन सकता है, लेकिन कम से कम इतने प्रश्न आपको जरूर यहाँ से याद रखने हैं। अगर बात किया जाए चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन के बारे में, तो बता दें कि यह क्या है। यहाँ पे जो लिखा गया है कवि के द्वारा, यह एक प्रतीकात्मक कविता है। प्रतीकात्मक कविता यानी कहने का अर्थ है कि नेहरू जी कभी एक बार बोले थे, है ना, नेहरू जी ने कहा था कि आज के कल कारखाने जो वो औद्योगिक केंद्र आधुनिक तीर्थ के समान है। यानी आज के जो कल कारखाने या औद्योगिक केंद्र का जो स्थापना किया जा रहा है वो आधुनिक समय में तीर्थ के समान होगा। तो ये बोला गया था नेहरू जी के द्वारा, है ना। तो यह बात जो वो नेहरू जी बोले थे। तो उसी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें जो वो तुलनात्मक यहाँ पे तुलना किया गया है। जैसे चंद्रपुरा स्टेशन शिव जी की माथा चांद रकम बताया गया है ना। चंद्रपुरा स्टेशन जो वो शिव जी की माथा के चांद के जैसा बताया गया है। आसपास एक जो झाड़ जंगल है वो शिव जी के जटाओं के जैसा बताया गया है। जबकि रेल रास्ता जो है वो शिव जी के, है ना, जो कि यहाँ पे रेल रास्ता है वो किसके समान बताया गया, तो शिव जी के जनेऊ के जैसा बताया गया है। रेल लाइन जो है वो शिव जी के करघनी के रकम बताया गया है। गोदो नाला गंगा रकम बताया गया है ना। तो ये चीज़ें कुछ कुछ क्या है कि यहाँ पे कंपेयर किया गया है। वाविक नाली जो है वो शिव जी के स्नायु मंडली रकम बताया गया है। दामोदर की पानी जो वो विद्युत पैदा वो है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बात किया गया है। ठीक है। उसके अलावे दुंदा बासरी जो कि शिव के सहचरी रकम देखवल गेल है। तो कई प्रकार से यहाँ पे चीज़ें जो वो यहाँ पे बताया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि इसका जो स्थापना किया गया था चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन, इसमें से कुल क्षमता की अगर बात किया जाए तो इसमें से कुल 500 मेगावाट क्षमता के आधार पे, जो कि 2 बार में इसका 250 यूनिट के क्षमताओं के आधार पर इसका जो वो स्थापना हुआ था। कब इसकी स्थापना होता है, तो अक्टूबर 1964 में इसकी स्थापना जो वो होता है। पहली बार इसका कमीशन किया जाता है। उसके बाद आगे और भी कई बार जो वो कमीशन होता है। तो चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन के बारे में आपको इतना चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि CTPS जो वो किसका प्रतीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिव जी का प्रतीक यहाँ पे बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। शिव जी करघनी प्रतीक की है। तो शिव जी करघनी जो वो किसका प्रतीक माना गया है, तो रेल लाइन के जो वो शिव जी के करघनी के प्रतीक मानल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ ऋण से CTPS के स्थापना भेल है। तो बता दें कि किसके सहयोग से, हम जैसे बोलते हैं कि सहयोग से, दरअसल वो क्या होता है कि ऋण होता है, कर्ज होता है। किसी देश से हम लोग जो वो कर्ज लेते हैं, उसके बाद उसी कर्ज के आधार पे, जैसे हम लोग कभी वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, कभी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, कभी IMF से आपने सुना होगा, कई बार IMF से सुना होगा, कभी रसिया से लेते हैं, कभी चेकोस्लोवाकिया से सुना है आपने, कभी अमेरिका से सुना है, कभी जापान से सुना है। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको कई बार सुनने को मिलता है। तो वो दरअसल में एक्चुअल में क्या होता है, तो वो सूद होता है, जिसको हम ऋण कहते हैं। ऋण ये ऐसे लिख सकते हैं ना, ऋण ऐसे तो लिखा जाता है ऋण इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे देखिए री का भी प्रयोग खोठा में नहीं होता है, और इस न का भी प्रयोग जो वो मूर्धन्य न का भी प्रयोग जो वो खोठा में नहीं किया जाता है। इसलिए इस री के जगह पे इस री का प्रयोग करते हैं, और इस न के जगह पे हम दंत न का प्रयोग करते हैं, ना कि मूर्धन्य न का। तो मूर्धन्य न का प्रयोग नहीं करते हैं, इसके जगह पे दंत न का प्रयोग करते हैं। तो ऋण इस तरह से लिखा जाता है। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो CTPS जो है ना, यानी आपका जो चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन है, वो किसके सहयोग से स्थापना किया गया था, तो अमेरिका के सहयोग से स्थापना किया गया था 1964 ईस्वी में, अक्टूबर 1964 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। जंगल झाड़ केकर प्रतीक है। तो जंगल झाड़ जो वो किसके प्रतीक बताया गया है, तो शिव जी के जटाओं के प्रतीक जो वो माना गया है। हमें तोहर से किछु नाय मांगबो कौन भावे कविता हक। तो हमें तोहर से नाय किछु मांगबो, यह जो वो फिंगाठी किस्म का, फिंगाठी भाव का जो वो यह कविता है। अगला सवाल है कि गधा के बाप कहे है तो कौन किताबें शामिल है। तो गधा के बाप कहे है तो यह एक मणिफूल से लिया गया कविता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गधा के बाप कहे हतो कौन रख में कविता लागे। तो यह किस 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 प्रकार की कविता है? तो यह कविता जो है वो फिंगाठी किस्म की यानी फिंगाठी तरह की कविता है। गधा के बाप कहे हतो में कवि कर कौन चित्र झलके है। तो यहाँ पे कवि का जो चित्र दिखाया गया वो यथार्थवादी चित्र दिखाया गया है। यथार्थवादी का कहने का अर्थ क्या होता है? जो वास्तविकता होता है। क्या होता है जी? जो वास्तविकता होता है उसी को हम यथार्थ मानते हैं ना। इसका यथार्थ का इंग्लिश होता ही है रियलिज्म, है ना। इसको रियलिज्म बोला जाता है। यथार्थ को रियलिज्म बोला जाता है, यानी जो रियल होता है, जो अपनी आंखों से कहता है कि इसका जो अगर आप परिभाषा देखेंगे तो आप यथार्थवाद की परिभाषा यही है कि जिससे व्यक्ति जो वो अपने इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान अर्जित करता है उसी को जो वो यथार्थ मानता है, उसी को जो वो सत्य मानता है, उसी का वास्तविक ज्ञान मानता है। जो अपनी इंद्रियों से वो देखता है, अपनी आंखों से देखता है, अपनी कानों से सुनता है, वो सारी चीज़ों को ही वो यथार्थ मानता है, यानी एक्चुअल मानता है। क्लियर हो गया। जबकि छायावादी क्या होता है जी? तो छाया में देखिए, छाया यहाँ पे आपको काल्पनिक नजर ही आ रहा है ना। तो इसमें से क्या है कि बातें जो वो काल्पनिक होती है, इसमें बातें क्या होती है? काल्पनिक होती है, प्रकृति से जुड़ी हुई होती है, स्त्रियों से संबंधित चीज़ें यहाँ पे बात की जाती है, और भी कई बातें यहाँ पे की जाती है। जबकि यथार्थवादी में कोई काल्पनिक घटना नहीं होता है, यहाँ पे जो भी होता है वो वास्तविक घटनाओं के बारे में यहाँ पे चर्चा जो वो किया जाता है, वास्तविक घटनाओं पर। क्लियर हो गया। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, हामनिक परिपाटी शीर्षकें हामनिक शब्द हैं कौन कारक विभक्ति लागल है। तो हामनिक, हामनिक है ना, हामर, हामनिक। तो आपको बताए थे कि जिसमें क जुड़ा हुआ होता है, जैसे हामनिक बरद हक है, हामनिक बरद हक है। तो वहाँ पे हामनिक जो बताए थे वो यहाँ पे क्या बता रहा है? एक संबंध स्थापित हो रहा है ना। हामनिक बरद हक है, तो देखिए हम लोग का बरद है यानी हम लोगों का बैल है, तो वहाँ पे एक संबंध स्थापित दिख रहा है, तो ये संबंध कारक की विभक्ति है। तो क्लियर हो गया। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। दलाल कहाँ कहाँ पावल जाए? तो दलाल बता दें कि घरें, बहिरें, हाटें, बाटें, टाणें, टिकुरें, स्कूलें, कॉलेजें, मरघट, सब जगह जो वो आपको दलाल दिखाई देगा। आप घर में देखिएगा, घर के बाहर में निकलिए वहाँ पे मिलेगा, बाजार जाइए तो वहाँ पे भी दलाली करते हुए लोग मिलेंगे, टाँट टिकुर, स्कूल जाइए तो वहाँ पे उसी तरह से, कॉलेज में जाइए तो वहाँ पे भी बोलेगा इतना पैसा दो हम तेरा एडमिशन करा देंगे। मरघट हूँ यानी यहाँ तक कि जहाँ पे मरघट होता है वहाँ पे भी दलाली जो वो दलाल लोग उपस्थित होते हैं। तो ये इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दलाल कविता कौन रक में कविता लागे? तो दलाल कविता जो वो किस प्रकार की कविता है? यह कविता की बात किया जाए तो उपदेशात्मक कविता है। कैसे कविता है? उपदेशात्मक कविता के से संबंधित है। कवि अनुसारे कौन समय से टीवी प्रचार बेसी भेल? तो बता दें कि राजीव शासन काल से, यानी राजीव गांधी के शासन काल से जो वो टीवी प्रचार का जो वो बेसी होता है ना। टीवी प्रचार जो वो बेसी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। 3 हाड़िक पानी एगो हाड़ी नाय भरे, ई की हकै? तो 3 हाड़िक पानी एगो हाड़ी नाय भरे, ये है क्या? तो यह एक पहेली है। यह क्या है? यह एक पहेली है। इसका अर्थ क्या होता है जी? तो इसका अर्थ होता है अभी के समय में एक पिता और पुत्र के बीच के रिश्तों के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, पिता और पुत्र से संबंधित। कहता है कि पिता जब वृद्ध था, ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे थे, तो उस समय उन्होंने जो वो 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे जो भी होते थे, पहले के समय में जैसे आप सभी को पता है कि पहले ज़्यादा बच्चे हुआ करते थे, 3 बच्चे, कई लोगों के 4-5 बच्चे होते थे, लेकिन फिर भी वो सभी बच्चों को किसी तरह से जैसे भी होता था पाल पोस करके वो बढ़ा करते थे, पढ़ा लिखा करके उन्हें अच्छे जगह पे पहुंचा दिए। लेकिन जैसे पुत्र कमाने धमाने की शुरुआत करते हैं, वो 3 पुत्र या 4 पुत्र मिल करके एक माता पिता को जो वो नहीं खिला पाते हैं, और यही यहाँ पे बोला गया कि 3 हाड़िक पानी एगो हाड़ी नाय भरे, यानी 3 हाड़िक पानी, यानी 3 पुत्र मिल करके एक पिता की सेवा नहीं कर सकते, एक पिता को अच्छे से खाना पीना नहीं दे सकते। यही कारण है कि आज भारत में या पूरी दुनिया में इतने वृद्धा आश्रम की स्थापना की गई है। नहीं तो वृद्धा आश्रम की आवश्यकता ही क्यों पड़ती? अगर पुत्र सही होते तो ये नहीं, कभी यहाँ पे कभी ये सिचुएशन ही नहीं आता। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम पाकले मीठा और मानुस पाकले तीता, यह कहावत है ना।
यह आपने कहावत काफ़ी बार सुना होगा, है ना। यह लोकोक्ति है कि आम पाकले मीठा, आम अगर पक जाता है तो मीठा लगता है, और मानुष पाकले तीता। तो जब मनुष्य जब वृद्ध होने लगता है तो लोगों का सरदर्द बन जाता है कि नहीं, अब तो जितना जल्दी हो जाए, ये चले जाए तो ये अच्छा रहेगा, सरदर्द बन के बैठ गया है। तो मनुष्य जो वो पाकले तीता हो जाता है, जबकि आम जो वो फल पकने के बाद में जो मीठा लगता है। तो ये लोकोक्ति है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और लोकोक्ति को हम क्या बोलते हैं जी, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। लोकोक्ति को हम पड़तेर कहते हैं, है ना, पड़तेर भी कहते हैं खोठा में। मुहावरा को आहना कहते हैं। पहेली को क्या कहते हैं, तो पहेली को हियाली और फांकी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। खटी खुटी मानुस कर लो, तीन बेटा कह हियो, हमर ऊपर बीते रहल है जेटा, ई कविताएं खटी खुटी शब्द की है। तो देखिए यहाँ पे खटी खुटी मानुस कर लो, यानी किसी तरह से पाल पोस करके हमने जैसे भी किया, चाहे उसके लिए हमने मजदूरी की या तो जो भी चीज़ें की, तो वही बोल रहा है कि खटी खुटी मानुस कर लो, यानी सभी को, बच्चों को जो वो मनुष्य के रूप में, यानी सबको बड़ा किया। तीन बेटा कहा हियो एक, तो यानी खटी खुटी मानुस कर लो, तीन बेटा कहा हियो, हमर ऊपर बीते रहल है जेटा। ठीक है, तो खटी खुटी मानुस कर लो, तीन बेटा कहा हियो, हमर ऊपर बीत रहल है जेटा। तो वही यहाँ पे बताने का प्रयास, एक पिता का दर्द यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है कि एक पिता जो वो जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उसके साथ में ऐसा व्यवहार होता है कि वही सोच करके उन्हें जो वो काफ़ी अंदर से ये एहसास होता है, महसूस होता है कि पता नहीं, हमने जिस जिस बच्चे के लिए अपनी पूरे जीवन को हमने पूरा ख़त्म कर दिया, आज वही बच्चे के लिए हम जो वो सरदर्द बन के बैठ गए। तो ये बातें जो वो यहाँ पे बात किया गया। तो यही पूछा जा रहा है कि खटी खुटी जो वो किस प्रकार का शब्द है। तो खटी खुटी यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग किया गया वो क्रिया विशेषण वाची शब्द है। तो क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ पे शब्द का प्रयोग जो वो किया गया है। चलिए आगे आते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। पेट बिगाड़े मूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी। पेट बिगाड़े मूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी। तो यहाँ पे बात किया गया कि पेट को बिगाड़ने का कारण मूढ़ी बन जाता है और घर को बिगाड़ने का कारण बूढ़ी बन जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सभी को पता है, एक तरफ तो पिता है तो दूसरी तरफ माता भी है। तो माता भी कहाँ बचने वाली है, इनको भी तो टारगेट किया ही जाता है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि पेट बिगाड़े मूढ़ी और घर बिगाड़े बूढ़ी। यहाँ पे बार बार ऐसा आ जाता है कि घर अगर बिगाड़ने में किसी का हाथ है तो वो घर में बूढ़ियों का हाथ है, उसने ही जो वो घर को पूरा बिगाड़ दिया। तो यहीं पे यहाँ पे बोला गया है, यह किस कविता से लिया गया? तो तीन हाड़ी पानी एगो हाड़ी नाय भरे, जो कि एक मौनी फूल कविता संग्रह से लिया गया एक कविता है। और संतोष कुमार महतो के द्वारा काफ़ी एक कह सकते हैं कि यथार्थ चित्रण किया गया है इस कविता के माध्यम से। जे रक्षक से भक्षक, ये बात के ऊपर सही उत्तर छांटा। तो जे रक्षक से भक्षक, इसके बारे में बता देती, यह सबसे पहले बात है कि इस सही उत्तर छांटा। तो यहाँ पे उत्तर तो नहीं दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डायरेक्ट, लेकिन चलिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया, इसके बारे में हम आपको बता दें। आखिर में जे रक्षक से भक्षक यहाँ पे कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पे लेखक कवि जो वो कहना क्या चाहते हैं? आपने देखा होगा कि वर्तमान में जितने भी वन सुरक्षा के लिए कई सारे वन कर्मियों की बहाली की जाती है, चाहे वो रेंजर हो, फॉरेस्टर हो, या तो अन्य जो भी हो। आज वन को नुकसान करने में अगर सबसे बड़ा हाथ होता है किसी का, तो वो वन कर्मियों का ही होता है, चाहे वो रेंजर हो या फॉरेस्टर हो। तो यानी जिसको रक्षक के रूप में हमने वहाँ पे बहाली किया है, वही रातों रात जो वो आरा मशीन वाले और भी जो भी होते हैं उनके साथ में डील हो जाता है और रातों रात जो वो इसकी बिक्री कर दिया जाता है। बदनाम तो यहाँ पे झूठ मूठ के लोग होते हैं कि गांव वाले लोग जो वो जंगल काट रहे हैं। अरे जंगल तो मेन जो काटा जा रहा है वो किसकी ओर से? जो जंगल सिपाही हैं, रेंजर फॉरेस्टर हैं, उन लोगों के द्वारा जंगल को बर्बाद किया जा रहा है। तो वास्तविक जिम्मेदार तो वो लोग हैं, ना कि गांव के लोग। तो एक डहनी और क्या बोलते हैं, एक डाली काट करके या छोटे छोटे जलावन के लिए थोड़ा बहुत कभी कभी वो ले आते हैं, वो पेड़ कभी नहीं काटते, है ना। तो यही बात किया गया है कि जे रक्षक से भक्षक, यानी जिसको रक्षक के रूप में हमने रखा वही आज जो वो भक्षक बन गया। तो इसके जगह पे कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, है ना, कई सारे एग्जाम्पल इसमें ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है कि दादा घरों से कतारे, चास बेकार की ना करे है आस।
तो दादा भरोसे कतारिक चास बेकार कीना करे है आस। तो कहता है कि दादा भरोसे कतारिक चास बेकार, यानी दूसरे के भरोसे अगर आप किसी कार्य को करने की उम्मीद कर रहे हैं तो वो कार्य जो वो बेकार आशा कर रहे हैं, वो आप झूठ मूठ के उसके लिए आप उम्मीद करके बैठे हुए हैं। आप जो भी करना है आप उसके लिए स्वयं कीजिए, जितना आपके पास सामर्थ्य हो वो स्वयं के अनुसार से उस कार्य को करने का प्रयास करें, ना कि किसी के भरोसे। तो ये बात यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पे सवाल पूछा कि आखिर में ये है क्या, तो यह बता दें कि यह क्या है, यह एक लोकोक्ति है। क्या है, यह एक लोकोक्ति है। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लोकोक्ति होता क्या है, तो हमने यहाँ पे एक सवाल आपको बताया था कि मुहावरा जो होता है एक वाक्यांश होता है। क्या होता है, यह एक वाक्यांश होता है, जबकि लोकोक्ति क्या होता है, तो लोकोक्ति जो होता है वो एक पूर्ण वाक्य होता है। लोकोक्ति जो होता है एक पूर्ण वाक्य होता है। क्लियर हो गया। चलिए, परेज अर्जने ना कर फुटानी ई की हके। परेक अर्जने ना कर फुटानी, तो यहाँ पे बताने का प्रयास क्या किया जा रहा है, ई की हके। तो सबसे पहले बता दें कि यह क्या है, यह एक लोकोक्ति है। परेक अर्जने यानी दूसरे की कमाई के भरोसे आप फुटानी नहीं करें, है ना। कई बार होता है कि पिताजी ने कमा करके रख दिया, उसी के पैसे में आपने, जैसे आपने आप चाहे तो यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेकिन एग्जाम्पल हम यहाँ पे उस तरह से नहीं देना चाहेंगे। कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए जिसकी पिता बहुत बड़े बिजनेसमैन हो या बहुत बड़े आदमी हो, और उसी के पैसे के भरोसे अगर बेटा उसमें आगे बढ़ जाता है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हाँ, ये मानते हैं कि उस चीज़ को भी कायम रख लेना ये कम बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी जो अपने पैरों पर खड़े होकर के और जो आप कमाते हैं और अपने पैरों पे जो आप खड़े होते हैं और उसके बाद जो सफल होते हैं अपने बलबूते, उसका सफल होने का जो एहसास होता है वो अलग होता है। जब आप दिन रात मेहनत करते हैं और किसी इतनी कठिनाइयों का सामना करके अगर आप सफल होते हैं तो उसका जो मज़ा होता है वो औरों से अलग होता है ना। कई बार होता है कि आपने कभी जो वो मान लेते हैं कि आपने कभी रसगुल्ला नहीं खाया है, आपने कभी जो वो रसगुल्ला नहीं खाया है, और आपको अगर अचानक से रसगुल्ला खाने के लिए मिल जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन जो व्यक्ति को बार बार जो है वो रेगुलर रसगुल्ला खा रहा है, उसको अगर रसगुल्ला दीजिएगा तो वो कैसा लगेगा, उसको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन चीज़ों से उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्योंकि यहाँ पे अगर हो सकता है कि रसगुल्ला नहीं खाता तो उसके जगह पे कुछ दूसरा मिठाई वो खा रहा है, लेकिन वो किसी ना किसी तरह से अलग अलग व्यंजन का प्रयोग जो वो कर रहा है। लेकिन आपको जो वो पहली बार मिला है, उसके पहले आपने कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपने देख करके कई बार वहाँ पे देखे कई बार आपको, लेकिन वो चीज़ मिला नहीं खाने को। हो सकता है कि कई बार आपने खाने का प्रयास भी किया लेकिन फिर भी नहीं खा पाए, तो उस समय जो आपको मिलेगा तो वो ज़्यादा आपको आनंद आएगा उस चीज़ का, है ना। बाकी की हमारी जो कहने का अर्थ था वो चीज़ें आप स्पष्ट रूप में समझ गए होंगे। मर्दानी कौन रकम एक संज्ञा लागे, तो मर्दानी जो वो एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा है। अगर यहाँ पे पूछता कि मर्द क्या है, तो मर्द जो वो जातिवाचक संज्ञा है। मर्द क्या है, मर्द जो वो जातिवाचक संज्ञा है। क्या, क्योंकि यहाँ से समस्त पुरुष जाति का भेद हो रहा है, ये यहाँ पे बोध हो रहा है ना। तो मर्द जो वो क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा है, जबकि मर्दानी क्या है, तो मर्दानी जो वो भाववाचक संज्ञा है। क्लियर हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट रूप में याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हामिन जे लागों घर भतुआ, हामिन जे लागों घर भतुआ, यह कविता केकर लिखल लागे, तो यह संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखी गई कविता है। घर भतुआ कर माने की हवो है, घर भतुआ का अर्थ क्या होता है, तो बता दे कि पेटे भाते काम करवैया, गोरखिया और छागर, ये सभी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। सरस्वती माए घरे कविता केकर लिखल लगे, तो यह संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया एक कविता है। उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान, मन लगाए सफल करा सभिन ई बखान, कौन कविता लागे। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान, मन लगाए सफल करा सभिन ई बखान, कौन कविता लागे, तो बता दे कि एक कविता जो वो लिखा गया है पपीता खेती। तो पपीता खेती उसी कविता से लिया गया यह जो वो वाक्य है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है।
हामनिक बोन झार संगे नाता, हामनिक बोन झार संगे नाता, यह कविता केकर लिखल लगे? तो यह संतोष कुमार महतो के द्वारा लिखा गया कविता है। अगला सवाल है कि हामनिक बोन झार संगे नाता कविता कर मूल भाव की है? तो हामनिक बोन झार संग नाता, यह बात यहाँ पे किस लिए बोला गया है? तो बता दें कि इसमें से जो पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से बात किया गया है, संतुलन बनाए रखने की बात की गई है, और जड़ी बूटी से दवाई जो बनता है उसको बचाने का प्रयास किया गया, उसी को लेकर के यहाँ पे बातें जो वो की गई है। तो इन सभी से जुड़े हुए बातें यहाँ पे की गई है हामनिक बोन झार संग नाता। तो इसके बारे में यहाँ पे कवि जो वो बताने का प्रयास जो इन चीज़ों पर बताने का प्रयास कर रहे हैं। आज जिस पर्यावरण सुरक्षा के लिए दुनिया पूरा जूझ रही है, उसी पर्यावरण सुरक्षा की बात यहाँ पे आज जो वो कवि भी कर रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एखन शोभिन रोपा गाछ यूकलिप्टस बाढ़ी जेतो जीवन के स्टेटस। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एखन शोभिन रोपा गाछ यूकलिप्टस बाढ़ी जेतो जीवन एक स्टेटस। आज कई लोग क्या होते हैं कि अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए पता नहीं क्या क्या देखते हैं, क्या क्या करते हैं, और वो भी एक दिखावटी होता है। लेकिन वाकई में अगर आपको स्टेटस बनाना है तो आप प्रकृति से जुड़िए, आप मानवता का जो धर्म है उसका पालन कीजिए, है ना। गरीबों की मदद कीजिए, जिसको जिसको वास्तविक रूप में जो असहाय है उसकी आप मदद कीजिए। वहाँ से आपका स्टेटस जो वो बढ़ेगा, ना कि आप झूठी शान दिखाएंगे तो वहाँ से आपका स्टेटस बढ़ेगा, है ना। ना ही आप किसी के ऊपर में अत्याचार करेंगे तो वो आपका स्टेटस बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो वो कवि जो वो इन चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जीवन स्तर, यहाँ पे सामाजिक स्तर और आर्थिक स्तर, ये तीनों स्तर की बात यहाँ पे किया गया है। स्तर यहाँ पे स्टेटस का जो बात किया गया है ये तीनों स्तर पर किया गया है। जीवन स्तर भी ऊंचा होगा, सामाजिक स्तर भी ऊंचा होगा, समाज में आपका जो ओहदा है वो भी ऊपर होगा, और आर्थिक स्तर तो होगा ही, क्योंकि जब ये दोनों स्तर होगा तो ये तो स्वाभाविक है कि अपने खुद ब खुद अच्छा होगा, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चासक छुआ भेला बबुआन कविता कौन किताब से लेल गेले? तो एक मोनीफूल से यह कविता जो वो लिया गया है। यहाँ पे बबुआन कर माने की हुआ है, तो बबुआन का अर्थ यहाँ पे जो बात किया गया है वो है बाबू घर एक छुआ नियर, है ना। बाबू घर एक छुआ नियर, फुटानी बाज और कोरही। यहाँ पे ऐसी बात यहाँ पे, है ना, यहाँ पे बाबुआन शब्द का जो प्रयोग किया गया है ना, बाबुआन शब्द का प्रयोग किया गया है। वैसे लोग जो नहीं बोलते कि फुटानी करने वाले लोग हैं, जो जिनके फिर वही बात बोलेंगे, जिनके यहाँ कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ के बारे में। बाकी का जो फुटानीबाज लोग होते हैं, जो लोग कोढ़ी होते हैं, कुछ करना धरना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, वो लोग के बारे में है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नूनू मैट्रिक पास कर ले बापेक सपना की है। तो नूनू हमर नूनू, यहाँ पे अगला एक कविता आपको देखने को मिलेगा, है ना। अगला बच्चर होते हैं हमर नूनू मैट्रिक पास, है ना। तो यहाँ पे एक कविता जो वो लिखा गया है, तो उसके बारे में यहाँ पे ऐसो हते बोड़ो नूनू मैट्रिक पास, है ना। ऐसो हते बोड़ो नूनू मैट्रिक पास। तो इसमें से यहाँ पे जो पिताजी हैं वो क्या सपना देख रहे हैं कि अपना बेटा जब मैट्रिक पास करेगा तो वो क्या बनेगा? तो वो बोन सिपाही बनने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, है ना। बोन सिपाही बनने की बात कर रहे हैं। क्यों यहाँ पे ऐसा बात कर रहे हैं? क्योंकि बोन अगर बचेगा तो हर चीज़ बचेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तेल मालिश के माने की हवै? तो तेल मालिश का अर्थ क्या है? तेल लगवेक, खुशामद करेक और मशीन तेल लगवेक। तो बता दें कि यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है ये सभी। यहाँ पे ये सभी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, तेल मालिश के बारे में, ठीक है। खुशामद करना नहीं बोलते कि तेल मालिश मत कर, ज़्यादा तेल मालिश मत कर, यानी ज़्यादा खुशामद मत करना। तेल लगाना भी एक होता है तेल मालिश करना, और एक होता है मशीन तेल लगवेक, है ना। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। खुजली घाव घोष कौन तेल से ठीक हवो है? तो खुजली घाव घोष जो वो कौन तेल से अच्छा होता है? तो ये सभी जो वो करंज तेल, नीम तेल और कुसुम तेल, ये सभी तेल से जो वो ठीक होता है। अगला है कि भूत डायन कौन तेल से भागो है? तो भूत डायन के लिए भेलवा तेल के प्रयोग कर लिया है ना, भेलवा तेल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं आखिरी सवाल पे आज का, कि ढील लिख और जू कौन तेल से भागो है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोचरा तेल। कोचरा तेल से जो ढील लिख और जू ये सभी जो वो भागता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एक सवाल आपको हमने पूछा था कि चासा
जो रचना है उसके रचनाकार के बारे में आपसे पूछा कि उसके रचनाकार के बारे में आपको बताना है। और दूसरा प्रश्न है कि संतोष कुमार महतो जी का जन्म कब हुआ था, ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। इसके बाद जो हम लोग सेशन देखेंगे वो हम लोग अगला जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है खोटा काठे पैदे खंडी, जो कि ये कविता संग्रह का तीसरा कविता होगा, है ना, तीसरा कविता होगा। क्लियर है? चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।